मित्रों, आज हम बात करेंगे वैदिक शिक्षा प्रणाली के बारे में। वैदिक शिक्षा प्रणाली से संबंधित परीक्षा में हर बार कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो टीईटी एग्जाम हो या अन्य किसी भी प्रकार की परीक्षा हो। टेट के एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न हमेशा पूछा ही जाता है। मित्रों, इससे पहले मैं आरटीई एक्ट से संबंधित 3 वीडियोस बना चुका हूं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। मित्रों, आज हम जिस वैदिक शिक्षा प्रणाली पर बात करना चाहते हैं, आइए जानते हैं उसके बारे में। तो मित्रों, हम देखते हैं कि जो वैदिक शिक्षा प्रणाली है, इसका जो समय या जो काल रहा वह लगभग 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का समय इसका रहा। यानी लगभग 2000 वर्ष तक वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली का प्रभाव भारत में पूर्णतः रहा। यहां लगभग शब्द इसलिए लगाना जरूरी है क्योंकि जो भी इससे संबंधित जानकारी मिलती है वह बिल्कुल फिक्स नहीं होती, इसीलिए लगभग शब्द लगाना जरूरी है। फिर हम देखते हैं कि वैदिक शिक्षा प्रणाली को विभिन्न नामों से जाना जाता है। आपको परीक्षा में अलग अलग नामों से यह प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आप इसके नामों के बारे में भी जान लें। इसको वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली भी कहा जाता है, इसको प्राचीन शिक्षा प्रणाली भी कहा जाता है, इसको हिंदी शिक्षा प्रणाली भी, हिंदू शिक्षा प्रणाली भी कहा जाता है, इसको ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रकार से और भी हम देखेंगे तो स्मृति काल, उपनिषद काल, कई प्रकार से इसको जाना जा सकता है। लेकिन कोई भी नाम आपके सामने यदि आए तो आप इसे वैदिक शिक्षा प्रणाली ही समझें। अब हम देखते हैं कि वैदिक शिक्षा प्रणाली में जब हम देखते हैं कि ऋग्वेद से बहुत सारी चीजों को लिया गया है, तो यहां देखते हैं कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो यहां हम पाते हैं कि सबसे जो प्राचीन वेद है वह प्राचीन वेद है ऋग्वेद। यानी वेदों में सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है। वैदिक शिक्षा प्रणाली में और आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की और आश्रम व्यवस्था की, क्योंकि जैसे जैसे वैदिक शिक्षा में हम आगे बढ़ेंगे तो वर्ण व्यवस्था के बारे में भी आगे जिक्र आएगा और आश्रम व्यवस्था के बारे में भी, इसीलिए इनके बारे में जान लेना अति आवश्यक है। तो हम यहां देखते हैं, पहले बात करते हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में। तो उस समय समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। जो पहला वर्ग था वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रारंभिक वैदिक काल में इनको इस प्रकार से जो डिवाइड किया गया था या बांटा गया था कि पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। लेकिन समानता थी, कोई ऊपर नीचे नहीं था। एक दूसरे के कार्य के बदले एक दूसरा काम करता था। जैसे ब्राह्मणों का उस समय कार्य था सबको शिक्षा देना, क्षत्रियों का काम था सबकी रक्षा करना, वैश्यों का काम था व्यापार, कृषि आदि कार्य करना और शूद्रों का काम था सभी की सेवा करना। लेकिन ये एक दूसरे के बदले में कार्य करते थे। कोई ऊंच नीच का भेदभाव प्रारंभिक वैदिक काल में नहीं था। सब लोग समानता से रहते थे। किसी प्रकार की जातिगत असमानता उस समय बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि उत्तर वैदिक काल आते आते इस व्यवस्था को ऊंच नीच में बदल दिया गया। आइए देखते हैं कि इस व्यवस्था में इस प्रकार से कर दिया कि सबसे ऊपर ब्राह्मण, उससे नीचे क्षत्रिय, उससे नीचे वैश्य और सबसे नीचे शूद्र। यानी कि यह जाति व्यवस्था में तब्दील कर दिया, जिसका दंश आज तक देश झेल रहा है। हम यहां देखते हैं कि इस प्रकार से ऊंच नीच का ये जो भेदभाव है आज भी भारतीय समाज में देखा जा सकता है और कहीं ना कहीं देश आज भी इससे काफी हानि उठा रहा है। प्रारंभिक वैदिक काल में शिक्षा का अधिकार सबको था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते उच्च शिक्षा से एक विशेष वर्ण को, शूद्र वर्ण को अलग कर दिया गया या उसे शिक्षा से वंचित कर दिया गया, जो देश के लिए बहुत ही आज भी हम देखते हैं बहुत ही घातक साबित हो रहा है। अब हम आगे बात करते हैं आश्रम व्यवस्था की। तो उस समय जो आयु मानी जाती थी
वह औसत आयु लगभग 100 वर्ष की मानी जाती थी और उसी औसत आयु के आधार पर मनुष्य के जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक 25 वर्ष बाद वह एक नए आश्रम में आश्रय लेता था। तो यहां हम देखते हैं कि औसत आयु के आधार पर जो आश्रम व्यवस्था है उसमें पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य आश्रम में जो मनुष्य होता था या जो उस समय बालक होता था तो ब्रह्मचर्य आश्रम में 25 वर्ष तक वो रहता था। इस समय वो शिक्षा प्राप्त करता था, अपने शारीरिक विकास करता था, गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करता था। ब्रह्मचर्य आश्रम में उसे यह कार्य करने होते थे। उसके बाद आते हैं गृहस्थ आश्रम पे। गृहस्थ आश्रम भी 25 वर्ष का होता था। गृहस्थ आश्रम में विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के बाद घर आता था, विवाह होता था और विवाह के बाद में वह सामाजिक और पारिवारिक और अपने राष्ट्र के प्रति जो भी उसके दायित्व होते थे उनकी वह पूर्ति करता था गृहस्थ आश्रम में रहते हुए। उसके बाद में हम देखते हैं वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम भी 25 वर्ष का होता था और इस आश्रम में वह समाज का या अपने परिवार का आंशिक त्याग करता था। आंशिक त्याग से मतलब है वह धीरे धीरे संन्यास आश्रम की तरफ बढ़ता था और अपने जो गृहस्थ आश्रम है उसका धीरे धीरे त्याग करने लगता था। दान आदि करना और देशाटन करना, घूमना फिरना और संन्यास आश्रम की तरफ बढ़ना, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वानप्रस्थ आश्रम में वह धीरे धीरे गृहस्थ आश्रम से हटता चला जाता था, दूर होता चला जाता था और संन्यास आश्रम की तरफ बढ़ता चला जाता था। इसीलिए हम इसे आंशिक त्याग इस आश्रम में किया जाता था। अब हम देखते हैं चौथा आश्रम, जो अंतिम आश्रम था वह था संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम में व्यक्ति पूरी तरीके से अपने परिवार का, समाज का त्याग कर देता था और सन्यासी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता था। पूरे सांसारिक मोह बंधन से वह अपने आप को मुक्त कर लेता था और जब तक उसकी मृत्यु होती थी वह संन्यास आश्रम में ही रहता था और प्रभु भजन, भगवान की भक्ति और उसी में वह अपना जीवन व्यतीत करता था और मोक्ष की तरफ आगे बढ़ता था। बात करते हैं वैदिक कालीन पाठ्यचर्या की कि वैदिक कालीन जो पाठ्यचर्या थी, शिक्षा के विषय थे, वो कौन कौन से थे। तो यहां हम देखते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा की जो पाठ्यचर्या थी उसको प्रकृति के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया जाता है। तो पहला जो भाग है उसे हम देखते हैं, वह है अपरा या भौतिक या लौकिक। इसको हम तीनों नामों से जान सकते हैं, अपरा, भौतिक या लौकिक। इसका मतलब है कि जो भी संसार में जीवन जीने के लिए जरूरी विषय थे, जीविकोपार्जन के लिए जो जरूरी विषय थे, जो भी शारीरिक विकास या मानसिक विकास या राष्ट्र के विकास के लिए जो भी जरूरी विषय थे, वे सब विषय अपरा, भौतिक या लौकिक पाठ्यचर्या के अंतर्गत आते थे। जैसे हम यदि उन विषयों पर नजर डालें तो पाते हैं भाषा, व्याकरण, अंकशास्त्र, कृषि, पशुपालन, कला, कला के अंतर्गत जैसे संगीत, नृत्य, कौशल के अंतर्गत यदि हम देखें तो कताई, बुनाई, कढ़ाई, जितने भी इस प्रकार के कार्य होते हैं कौशल संबंधित, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, तर्कशास्त्र, आयुर्विज्ञान, सैनिक शिक्षा आदि, इस प्रकार के और भी अन्य विषय जो जीवन के लिए जरूरी होते थे, वह सारे विषय अपरा पाठ्यचर्या के अंतर्गत पढ़ाए जाते थे, जिससे कि देश का विकास या राष्ट्र का विकास हो सके और मनुष्य अपना जीवन यापन कर सके या जीविकोपार्जन कर सके। इसके आगे हम देखते हैं दूसरी जो पाठ्यचर्या का रूप था वह था परा या आध्यात्मिक या पारलौकिक। आध्यात्मिक या पारलौकिक या परा के बारे में यदि हम बात करें तो पाते हैं कि जो लोग आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते थे, जो लोग मोक्ष प्राप्त करना चाहते थे या जो लोग सांसारिक जीवन से कम संबंध रखकर आध्यात्मिक उन्नति ज्यादा करना चाहते थे, उनके लिए इस प्रकार के विषय थे। जैसे हम नजर डालें वैदिक साहित्य के अंतर्गत
वेद, वेदांग, उपनिषद आदि विषय आते थे जिसमें उनका अध्ययन किया जाता था। दूसरा धर्म शास्त्र, नीति शास्त्र, इंद्रिय निग्रह, ईश्वर भक्ति, यज्ञ आदि क्रियाओं का प्रशिक्षण। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रकार के जो विषय थे वो परा पाठ्यचर्या के अंतर्गत आते थे, जिनके द्वारा मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति हो सके। वैदिक शिक्षा प्रणाली से संबंधित आगे की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आगे की नई वीडियो आते ही आप तक सूचना पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें।